महाराष्ट्र के पूर्वी प्रदेश जहां बहुत घना जंगल है, यह बात वहीं की है। बड़े शहरों में तो समाज काफी सुधर चुका है, लेकिन यहां आदिवासी जमात के लोग अब भी पूजा पाठ, बलि देना, ये सब बातों में बहुत यकीन करते हैं और उनका फायदा लेने वाले उनको इसी में डुबा कर रखते हैं। घने से जंगल में बसा एक गांव उमरिया। यहां ना डॉक्टर का कोई आपदा है, ना ही कोई ज्ञान। यहां का ज्ञान सारा का सारा बाबा लोगों के पास है। वही लोगों को बहला फुसला कर लूट रहे थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि इस गांव में एक के बाद एक मौतें होने लगी, या यूं कहो कि लोग गायब होने लगे। ना कोई खबर, ना कोई पता, ना ठिकाना। घर वाले लापता लोगों को ढूंढते हैं और थक कर उनको भूल भी जाते हैं। ऐसा कुछ चल रहा था उमरिया गांव में। शशि की लड़की बेहद बीमार थे। महीने हो गए, वह घटिया से उठी नहीं थी। क्या हुआ था यह तो बस वह वैद्य ही जानता था, लेकिन खुल के कभी बोलता नहीं था। घर का जो कुछ भी बचा था सब कुछ दांव पर लगा चुका था, लेकिन शशि की लड़की में कोई बदलाव नहीं आया था। वह जैसे अब बस मरने का ही इंतजार कर रहे थे। एक दिन शशि उसकी बीवी और बेटी वैद्य के घर गए थे। वैद्य बोला, शशि, तेरी लड़की को कोई भयंकर बीमारी है। मुझे लगता है यह सारे गांव में फैल जाएगी। तुम दोनों भी इससे दूर रहो, वरना तुम दोनों भी मारे जाओगे। ऐसा सुनते ही शशि की बीवी रकमा अपनी बेटी को सीने से लगाकर रोने लगी। शशि का भी रोना अब रुक नहीं रहा था। वो मुंह छुपाकर रोने लगा। बेचारे करते भी क्या वैद्य। आगे बोला, मुझे तो लगता है कि ये बस कुछ दिनों के ही मेहमान हैं, लेकिन ये जल्दी मर जाए तो गांव का कल्याण होगा, वरना यह महामारी फैला देगी। मेरे पास एक दवाई है जो इसको देते ही कुछ ही समय में इसका खेल खत्म हो जाएगा। तुम भी बचोगे और सारा गांव भी कहो तो मैं इसको दे दूं। ऐसा सुनते ही शशि अपनी लड़की को गोद में उठा लेता है। अरे हैवान वैद्य, तुझे अकल है क्या? मैं खुद अपनी बच्ची को मार दूं? यह पाप लेकर मैं कैसे जीऊंगा? तू कोई वैद्य नहीं, कसाई है। कसाई? इतना बोलकर शशि और उसकी बीवी घर की ओर चल दिए हैं। आंखों में बहते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। 12 साल की बच्ची बीमारी से बिल्कुल आधी हो गई थी। ना कुछ खाती थी, ना ही कुछ पीती थी। उसका वजन दिन पर दिन घटता जा रहा था। शशि उसको लेकर घर की तरफ जाने लगा। बीच में घना जंगल पड़ता था। वहां से रास्ता निकलते हुए वो शाम होते अब घर पहुंचने वाले थे। सूरज अब डूब चुका था, लेकिन उनका घर नहीं आया था। अचानक शशि के कान में कोई फूंक मारकर चला गया। ऐसा उसे महसूस हुआ। वो थोड़ी देर के लिए रुका, फिर कुछ नहीं सोचकर वो आगे बढ़ गया। अंधेरा हो चुका था। ऊपर आसमान की तरफ देखकर रास्ता खोज रहे थे। तभी एक अजीब सी आवाज आई, लेकिन उसे सिर्फ शशि ही सुन सका। अपनी पक्षी को ठीक करना चाहता है। वो आवाज बहुत ही डरावनी सी थी, मानो कितने सारे कौवे एक साथ चिल्ला रहे हों। अगर हाँ तो कल रात को सामने के टीले के पास लेकर आ जाना। और वह आवाज अचानक से गायब हो गई। शशि ने अपनी बीवी से पूछा, तुमने कुछ सुना? उसने ना में जवाब दिया। घर जाकर शशि उसी के बारे में सोच रहा था। क्या यह सच था या मेरा कोई वहम? लेकिन अगर यह सच हुआ, वो यही सोच में डूब चुका था। सुबह हुई, लेकिन शशि को तो रात का इंतजार था। वह यहां वहां घूम रहा था। उसके मुंह से शाम का निवाला भी नहीं उतर रहा था। उसको अपनी लड़की की तबीयत ठीक करनी थी। वो थैला उठाकर जंगल की तरफ जाने लगा। उसको पता था कि यह जंगल श्रापित है, यहां नरभक्षी पिशाचनी का ठिकाना है। लेकिन अपनी लड़की की तबीयत के सामने उसको और कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसकी बीवी ने उसको रोकते हुए बोला, इतनी रात को आप कहां जा रहे हो? तो शशि ने कहा, मैंने सुना है उस पहाड़ पर कोई नया बाबा आया है, बहुत पहुंचा हुआ है। उससे मिलकर आता हूं, शायद कुछ फायदा हो। और वो सीधे अंधेरे की तरफ चलने लगा और सामने से जंगल में कहीं गुम हो गया। वो सीधा कल वाली जगह तलाशने लगा। वो उस टीले के पास पहुंचा और उसने आवाज लगाई, मैं आ गया हूं। मेरी लड़की को ठीक करने का कोई उपाय बताओ। मुझे पता था तू आएगा। वही भयंकर आवाज अब बहुत ही ज्यादा जोर से सुनाई दे रहे थे। अब वो सामने प्रकट हो गए। वो बहुत ही डरावनी चेहरे के साथ जमीन के ऊपर ही उड़ रहे थे। सड़े मांस की गंध आने लगे थे। उसका डरावना काला रूप देखकर शशि के पसीने छूटने लगे हैं। हाथ पांव कांपने लगे हैं, क्योंकि वो एक पिशाच नहीं थे। तू डर मत, मैं तेरी लड़की को ठीक कर दूंगी, लेकिन मेरा एक काम है, वो तुझे करना होगा। बोलो मंजूर है तो मैं आगे बताऊंगी। पिशाचनी की यह बात सुनकर शशि बोल पड़ा, अगर मेरी बच्ची ठीक हो जाए तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। पिशाचिनी आगे कहती है, कल यहां एक बकरे की बलि देनी होगी। तू उसको मारेगा और जमीन में गाड़ कर चला जाएगा। इतना तुझे करना है, तेरी बच्ची ठीक हो जाएगी।
इतनी सी बात है, इसलिए शशि वहां से भागता हुआ घर पहुंचता है और दूसरी रात को सब सो जाने के बाद घर का एक बकरा अपने कंधे पर लाद कर जंगल की ओर चल पड़ता है। वहां जाकर उस बकरे की बलि देकर गड्ढे में दफन कर कर घर चला आता है। यहां घर पहुंचते ही वो नजारा देखकर चौंक जाता है। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसकी लड़की उठकर खाना खा रही होती है। वो ये देखकर खुशी से झूम उठता है। वह भी साथ में बैठकर खाना खाता है। सुबह फिर से शशि उस जंगल में जाकर पिशाचिनी का शुक्रिया अदा करने का सोचता है। वहां पहुंचते ही वह पिशाचिनी एकदम से प्रकट होती है। भयानक मांस सड़ने की गंध और कौवों का चिल्लाना, आ गया तू, मैंने अपना काम कर दिया, लेकिन अगली अमावस्या को मुझे एक और बलि चाहिए यहीं पर। लेकिन इस बार इंसान की शशि सुनकर डर जाता है और हकलाते हुए कहता है, मैं इंसान को नहीं मार सकता, मुझे माफ कर दो। सुन, तेरी लड़की मेरी वजह से ठीक हुई है। अगर तू मुझे बलि लाकर नहीं देता है तो मैं उसे मार डालूंगी। बलि तो तुझे देनी होगी, सोच ले। पिशाचिनी इतना कहकर गायब हो गई। शशि घर आकर सोच में पड़ जाता है। अपनी बच्ची को चलते फिरते देखकर वह अपने सारे गम भूल जाता है। देखते दे अमावस्या की रात आती है। नरबलि देना कोई खाने का काम नहीं, यह शशि जानता था। किसी को गांव में खबर ना हो, इसलिए गांव में आए एक भिखारी को खाने का लालच देकर वह वहां जंगल में लेकर जाता है और कुल्हाड़ी के एक ही घाव में उसको मौत के हवाले कर देता है। वहीं इकट्ठा करके उसको गाड़ देता है। इधर वह घर आकर देखता है कि उसकी लड़की एकदम से ठीक हो गई है। शशि की यह सब हरकतें उसकी बीवी से छुपी नहीं थी। वो सब जान चुके थे, लेकिन कुछ बोली नहीं। उसकी लड़की ठीक हो गई थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन दिन पर दिन शशि बदल रहा था। सीधा इंसान अब हर अमावस को इंसानों को मार रहा था, उनकी बलि दे रहा था। लोगों को शक ना हो इसलिए दूसरे गांव से लोगों को गायब कर रहा था। आसपास के सभी गांव में लोगों के गायब होने का सिलसिला सा चालू हुआ। शशि ऐसे लोगों को मारता जो समाज के लिए खतरा थे या जो लोग दूसरों को परेशान करते थे। इस वजह से लोग भी जरा शांति से थे कि दुष्ट लोग मर रहे थे, और इधर शशि भी, मैं समाज का मदद कर रहा हूं, यही सोचकर खुश रहता था। ऐसे करते करते महीनों और फिर साल बीत गए। अब शशि की लड़की की शादी की उम्र हो चुकी थी। नरभक्षक पिशाचिनी को अब हमेशा से नए शिकार को खाने की आदत सी पड़ चुकी थी। लेकिन जैसे ही शशि के लड़की की शादी की खबर उसको लगी, वह गुस्से से तिलमिला उठी। वह सीधा शशि के घर पहुंची। सब उसको देखकर घर के बाहर निकल गए। उसका भयंकर काला रूप और सड़े मांस की गंध ने सबको वहां से भगा दिया। लोग अब शशि को शक की निगाह से देखने लगे। ये कौन है, ये सब पूछने लगे। घर पहुंचकर पिशाचिनी ने शशि से कहा, तेरी लड़की मेरी अमानत है, तू उसको किसी और को नहीं दे सकता। उसकी शादी हो गई तो मेरा उस पर कोई वश नहीं चलेगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, उसको मार डालूंगी मैं। पिशाचिनी को पता था कि अगर शादी हो गई तो शशि उसको शिकार देना बंद कर देगा। शशि उसके सामने रोता है और लड़की की जान की भीख मांगता है। लेकिन पिशाचिनी कहती है, मुझे एक नौजवान की बलि चाहिए। ये जो तेरा जमाई होने वाला है उसकी बलि चाहिए। यह अच्छा आदमी नहीं है, उसे तेरी लड़की की शादी मत कर, वो उसको मार डालेगा। मैंने सब कुछ देख लिया है। शशि उसकी बातों में आ जाता है और पूजा करने के बहाने अपने होने वाले जमाई को जंगल में ले जाकर कुल्हाड़ी पर उस पर वार कर मार डालता है। उसको मारते हुए उस लड़के का बाप शशि को देख लेता है। इतने में वह नरभक्षी पिशाचिनी वहां आ जाती है। शशि, आज तक तूने सभी बुरे लोगों को मारा, लेकिन सबसे पहली बलि वो भिखारी, वो बेगुनाह था, और यह तेरा जमाई भी बेगुनाह था। लड़की के प्यार में अंधा है तू, और अब तू पाप करके पापी बन चुका है। अब तू शैतान बन चुका है। वो शैतानी दर्दनाक हंसी चारों तरफ गूंजने लगी। पीछे से जमाई का बाप शशि पर टूट पड़ता है। यह देखकर पिशाचिनी जमाई के बाप के शरीर में प्रवेश करती है और शशि को मार डालती है, और शशि के मरने के बाद उसके शरीर से निकल जाती है। ये सब देखकर जमाई का बाप कुछ समझ नहीं पाता। क्या हुआ, ये सोचते रहता है। वो अब खूनी बन गया था। अपने लड़के की लाश के पास बैठकर वह रोने लगता है। तभी पिशाचिनी की आवाज आती है, तू अपने लड़के को जिंदा देखना चाहता है? अगर हां तो शशि की लाश को गड्ढे में डालकर दफन कर दे, और मुझे हर अमावस की रात को एक इंसान की बलि लाकर दे। अगर मंजूर है तो बोल। लड़की का बाप मजबूर हो जाता है। सामने लड़के को मरा हुआ देखकर पिशाचिनी को हां कहता है। उसके हां कहते ही जमाई जिंदा हो उठता है और फिर से यह पूरा सिलसिला खुद दोहराने लगता है। तो दोस्तों, यह थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मैं अभी अभी नए शहर में शिफ्ट हुआ हूं। मेरी एक सीमेंट के प्लांट में जॉब पक्की हुई है।
तो पहले जाकर रहने का जुगाड़ किया और फिर बाद में सामान लेकर जाने का सोचा। मेरा नाम कार्तिक है और मैं एक पावर प्लांट में जॉब करता था। वहाँ मैं लैब में जॉब करता था। यहाँ सीमेंट प्लांट में भी लैब में ही जॉब करता हूँ। भीवापुर नाम का एक बड़ा सा शहर है ये। मेरे गांव के पास होने की वजह से यहाँ काफ़ी पहचान के लोग भी थे, तो मुझे रहने का जुगाड़ करने में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। मेरा किराए का रूम और प्लांट के बीच में कुछ 20 मील का फासला था। जहाँ प्लांट था वहाँ रहने का कुछ इंतज़ाम नहीं था, तो सब ने कहा कि यहीं भी मैं ही रह जाऊँ। सबकी मानकर मैंने यहीं रूम ले ली। मैं जहाँ रहता था वह घर का मालिक ऑटो का मालिक था। उनका नाम हरी काका था। सब लोग उनको इसी नाम से बुलाते थे। उम्र में बड़े होने के बावजूद भी वह हमेशा दोस्ताना अंदाज में ही मुझसे बात करते हैं। मुझसे उनका लगाव बेटे जैसा था। रोज मुझे खाना क्या खाया ये जरूर पूछते और फिर बातें चालू कर दें। वह हमेशा देर रात तक ऑटो चलाते थे और सुबह भी जल्दी उठकर काम पर चले जाते थे। उनका घर इसी एक ऑटो की कमाई पर चलता था। मुझे पकड़कर एक और किराएदार था। जैसे तैसे उनका गुजारा इन सब पैसों से हो जाता था, इसलिए वह देर रात तक ऑटो चलाकर कुछ ज्यादा पैसे कमाना चाहते थे। लेकिन उनको क्या पता था उनका यह काम एक दिन उनकी जान पर बनाएगा। मुझे हरी काका के यहाँ रहने आए कुछ 6 महीने हो गए थे। मेरा प्लांट का काम भी ठीक चल रहा था। मैं जहाँ रहता था उसके पास से हाईवे जाती थी। सबका कहना था कि उस चौराहे पर बहुत बार एक्सीडेंट में लोगों की जानें गई हैं। रात को भी मैं भी आता था प्लांट से। मुझे भी हरी काका ने आगाह किया। मैंने उनसे यही पूछ लिया, हरी काका वहाँ क्या है ऐसा, कुछ भूतों की बात है क्या? हाँ कार्तिक बेटे, वहाँ बहुत सालों से यह जो पुल बना है ना सुना है, ये जब बन रहा था तब कई लोगों की इसमें बलि दी गई थी। अब वही यहाँ मौत का तांडव कर रहे हैं।